ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM है ना। तो सबसे पहले हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से होंगे। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में ध्यान देना, जैसे सपोज ये एक स्प्रिंग हमने लिया है यहाँ पे, ठीक है। इस स्प्रिंग की जो लेंथ है ये L0 है और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये K है। अगर हम स्प्रिंग को काट देते हैं, है ना, 2-3 टुकड़े कर दिए, मान लो हमने ये एक्सक्यूज मी सर, माइक ऑफ है। माइक ऑफ नहीं बेटा, मेरा माइक ऑफ नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग को मान लो हमने कट कर दिए, यहाँ पर से ये 3 टुकड़े में कट कर दिए, तो जो 3 इसके टुकड़े आ गए, ये एक हो गए, ये 2 स्प्रिंग हो गई, ये तीसरी स्प्रिंग हो गई। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2 और इसकी लेंथ कितनी है L3 है। मैं यहाँ पे विदाउट प्रूफ में जा रहा हूँ इसका, ठीक है। विदाउट प्रूफ जा रहा हूँ, उसमें जाने की जरूरत नहीं हमको, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो K इंटू L0 इज इक्वल टू K1 L1, फिर K इंटू L0 इज इक्वल टू K2 L2, फिर K इंटू L0 इज इक्वल टू K3 L3, और आप ऐसा समझ लो K इंटू L0 इज कांस्टेंट, इट इज K L1 इक्वल्स टू K2 L2 इज इक्वल्स टू K3 L3। जैसे बॉयल्स लॉ में पढ़े हो ना, P भी कांस्टेंट, तो वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लेंथ का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है ना, यंग्स मॉडुलस वाला जो टॉपिक अपन ने पढ़े थे उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं अब वहां पे जाके ये प्रूफ नहीं बता रहा हूं आपको कि स्प्रिंग कांस्टेंट और ये टर्म कैसे कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे उस प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखो, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर जैसे ये एक स्प्रिंग है और अगर आप इसको काट रहे हो, तोड़ रहे हो, तो जो भी नई स्प्रिंग बनेगी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इस तरह से आपको निकालना है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग हमने लिया यहाँ पे, ठीक है। इस स्प्रिंग की लेंथ है L0 और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका कितना है, K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। आपने इस स्प्रिंग को इस तरह से काट दिए कि ये लेंथ हो गई L1, ये लेंथ हो गई L2, तो L1:L2 इज 1:2 के रेशियो में आपने काटा इसको, ठीक है। 1:2 के रेशियो में इस स्प्रिंग को काट दिया है, ओके। 1:2 के रेशियो में अगर आपने इसको काटा है, तो अब जो न्यू स्प्रिंग आ रही है यहाँ पे, एक की लेंथ L1, दूसरी वाली स्प्रिंग की लेंथ कितनी है L2 है, आपने स्प्रिंग को काट दिया। तो अभी इसको कैसे करोगे, सिंस टोटल लेंथ इज इक्वल टू L1 प्लस L2, तो इसको आप क्या ले लो, 1x प्लस 2x, जो मेथड होती सॉल्व करने की। सो दिस इज इक्वल टू हो गया 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई L/3, सो देयरफॉर L1 इज इक्वल टू 1x मतलब L/3 और L2 इज इक्वल टू 2x मतलब 2L/3। अब कैसे इक्वेट कर लेना है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, मेथड ये लिखी हुई है। तो फार्मूला हो जाएगा K1 L1 इज इक्वल टू K इंटू L, K1 L1 की जगह पे कितना आ गया L/3 इज इक्वल टू K L, L से L कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया यहाँ पे, इट इज 3K। और सिमिलरली K2 इंटू L2 इज इक्वल टू KL, K2 इंटू L2 इज 2L/3 इज इक्वल टू KL, L से L कैंसिल हो गया। K2 की वैल्यू देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आ गया, 3K/2 आ गया। तो इस तरह से आपको न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है कटिंग ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। समझ गए ये कि डाउट है कुछ? सर x L/3 कहाँ से है? x L/3 कैसे आ गया, देख
जो रेशियो अपन ने काटे ना, रेशियो को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन, जैसे 1:2 रेशियो, तो L1 को क्या मान लोगे, 1x मान लोगे, L2 को क्या मान लोगे, 2x। समझ गया? ओके सर। रेशियो वाले प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका नहीं है। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अगले पेज पे जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सर स्प्रिंग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना पूरे स्ट्रिंग में? स्प्रिंग कांस्टेंट, देख स्प्रिंग कांस्टेंट कांस्टेंट होता है ना, लेकिन जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ है वो टर्म एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर उसी स्प्रिंग को आप काट दोगे, लेंथ चेंज करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है? हेलो, ओके सर। ओके। और ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, मैं इसलिए प्रूफ नहीं जा रहा हूँ कि क्यों हम इसको लिख रहे हैं, K into L कांस्टेंट क्यों लिख रहे हैं। एक रफ आइडिया बता देता हूँ तुमको। तुम्हें याद है वायर के लिए जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे थे फोर्स लगा के, याद है? तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L, पढ़े थे? हेलो, हाँ सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, y इंटू एरिया अपॉन लेंथ इंटू डेल्टा L। तो ये जो टर्म है F इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है एक प्रकार से, ये डेल्टा L तो एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है, ये देख यहाँ पे, ये कांस्टेंट है, इसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ आ रहा है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं KL इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो स्प्रिंग को काटने पे क्या नहीं बदलता है, यंग्स मॉडुलस थोड़ी बदल जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ी बदल रहा है। इसलिए K और L का जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। समझ गए? समझ गए? एक आइडिया दे दिया मैंने कि क्यों ऐसा ले रहे हैं। वायर को भी स्प्रिंग मान लोगे ना यहाँ पे, तो यंग्स मॉडुलस थोड़ी बदलेगा काटने पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, क्या बदलती, लेंथ बदलती है, और इसी के कारण ये K बदलेगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट बन गया यहाँ पे। अभी समझ गया? हेलो सर एक बार रिपीट करिए। ये बेटा अपन ने पढ़े थे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। हेलो, इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे ना, वायर को रिप्लेस कर दो स्प्रिंग से, बराबर है? हेलो, हाँ सर। यस सर। यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू F अपॉन A डेल्टा L अपॉन L होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर बन गया, बाय A अपॉन L इनटू डेल्टा L। तो फोर्स किसके बराबर आ गया यहाँ पे, इसको पूरे को K मान लेना, यंग्स मॉडुलस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन जो लेंथ होती है, एक्चुअल लेंथ इसकी, ये एक्चुअल लेंथ है, और ये तो एक्सटेंशन होता है इसमें डेल्टा x, जिसको आप x लेके चलते हो, बराबर है? तो जो फोर्स कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे, फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ, या K इनटू लेंथ इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज आल्सो कांस्टेंट। इसलिए K इनटू L का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है, बराबर है? समझ गया? हेलो, अरे समझ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अब हम इसको ही क्यों इक्वेट कर रहे थे, इसको इक्वेट इसलिए कर रहे थे जैसे ये वायर है कोई ऐसा। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यंग्स मॉडुलस तो सेम रहेगा, तो KL इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर हम इतना पोर्शन ले लें, ये वाली लेंथ L1, तो यहाँ पर के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, K1 L1 इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा। और यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर से किसके बराबर है, KL के बराबर है। ठीक है?
सर पर अगर लेंथ बदलेगी तो कांस्टेंट भी बदलेगा ना, फोर्स हाँ, लेंथ बदलेगी तो कांस्टेंट भी बदलेगा, इसीलिए तो ये K1L1 इज इक्वल टू KL लिखे, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है KL का, ये यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ी बदलेगा कटिंग करने पे, यंग्स मॉडुलस बदलेगा क्या? कॉपर का वायर है तो कॉपर का ही रहेगा ना ये। हाँ सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदल रहा है, ऐसा थोड़ी काट रहा है इसको, ऐसा काट रहा है ना। तो क्या चीज बदल रहा है आप? लेंथ। तो y1 किसके बराबर है? KL के। तो वो इसके लिए भी YA रहेगा और पूरे वायर के लिए भी YA रहेगा। ठीक है, हाँ सर। अभी समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये एक मोटा मोटा हिसाब बताया मैंने यहाँ पे तो, कि क्यों ऐसा करते हैं पर स्प्रिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो, अरे समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं अपन अभी अपने उस पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे। ठीक है, ले लिए? यस सर। सर जो अपन इसके पहले क्वेश्चन किए थे उसमें अपन फाइंड क्या किए थे? इसके पहले क्वेश्चन कहाँ किए थे हमने? वो स्प्रिंग की कटिंग बताया था कि स्प्रिंग को काटेंगे तो नया इक्विवेलेंट अलग अलग टुकड़ों का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे बनेगा। जैसे देख, ये एक स्प्रिंग है मान ले, फिर से देख ले भाई तू एक बार और। ये एक स्प्रिंग लिया सपोज, इसकी लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, अब अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से काट देता हूं ऐसा, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी L1 और ये वाली लेंथ कितनी हो गई? L2। तो अब तुम्हारे पास में दो टुकड़े हो गए स्प्रिंग के, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, अलग अलग। ठीक है, तो अब ये जो नए नए टुकड़े आ गए, इसका इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। समझ गया? हाँ सर, मतलब अपन स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड किए नया वाले। हाँ, नया वाला स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर रहा है। कैसे फाइंड करोगे? सिंस K into L is equals to K1 L1। दूसरा यहां पर भी क्या आएगा? K into L equals to K2 L2। बराबर है? अभी हाँ समझ सर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर, समझ गए। हाँ, क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि यंग्स मॉडुलस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलता है। ठीक है, और अब अगर इसमें ये दे दिया कि इफ L1 is to L2 का रेशियो 1:2 है, तो ये K1 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लेट हम क्या मान लेते हैं? L1 is equals to 1x, L2 is equals to 2x, therefore L1 plus L2, L1 plus L2 तो टोटल लेंथ होती है, तो 3x is equals to L, it is L by 3। बराबर है? समझा कि नहीं? ये हो गया L by 3, ये हो गया KL, L से L कट गया, K1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3K। ऐसे यहाँ पे देख लो, K इंटू L, K2 इंटू 2L by 3, L से L कट गया, K2 कितना आ गया? 3K by 2 आ गया। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट? पेज नंबर 4 पे आते हैं अपन। हाँ, देखो अभी पेज नंबर 4 पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले देखते हैं अपन
सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज हमने ये एक स्प्रिंग ली है यहाँ पे, ठीक है, ये एक दो स्प्रिंग लिए, मैंने दो को लेके कर दिया यहाँ पे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, अगर मान लो हमने इस स्प्रिंग को खींचा फोर्स लगा के, तो ये वाली स्प्रिंग में जो स्ट्रेचिंग आई ये कितनी आ गई, x1। ये वाली स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितनी हो गई, x2 हो गई। समझ गए? दोनों स्प्रिंग में फोर्स कैसा लगेगा, ये वाली स्प्रिंग में कितना फोर्स आएगा, अगर हमने मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाए हैं यहाँ पर, दिस इज अप्लाइड फोर्स बेसिकली, अगर मैंने 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया तो ये वाली स्प्रिंग में भी कितने का फोर्स आएगा, 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन। हाँ, यहाँ पर भी कितने कितने का फोर्स लगेगा, 10 10 न्यूटन। न्यूटन। यहाँ पर भी ये वाली स्प्रिंग पे भी कितने का लगेगा, 10 न्यूटन। यहाँ पे 10 ये न्यूटन। इसको भी कितने उससे खींचेगी, ये स्प्रिंग को खींच रहे तो ये इसको खींचेगी ना इधर पे, और इस ये स्प्रिंग पे ये जो फोर्सेस लिख रहे हैं हम ना, ये स्प्रिंग पे लिख रहे हैं, तो ये इस साइड पे भी कितने का लगेगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स आएगा, है ना। समझ गए? तो ये दो स्प्रिंग थी, तो ये फोर्स किस पे है, फोर्स ऑन 1/2। ये किस पे फोर्स है, फोर्स ऑन 2/1। ये फोर्स है किस पे, स्प्रिंग पे। कौन सी वाली स्प्रिंग पे, सेकंड वाली पे। तो फोर्सेस सेम लगेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन स्ट्रेचिंग कैसी आ रही है यहाँ पे स्प्रिंग पे, स्ट्रेचिंग कैसी आ रही है, हेलो, अलग अलग आ रही है, बराबर है, स्ट्रेचिंग अलग अलग आ रही है लेकिन फोर्स सेम लग रहे हैं। दैट इज, हम इसको ऐसा लिख दें, Fs is equals to K1 x1, also Fs is equals to K2 x2, लिख सकते हैं कि नहीं। एंड Yes, sir. टोटल स्ट्रेचिंग, एंड टोटल स्ट्रेचिंग की अगर बात करें अपन, x is equals to x1 plus x2 आएगा। अगर आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेशन में भी ऐसे ही आएगा, टोटल कंप्रेशन ऐसा लिखा जाएगा। समझ गए? हेलो सर और एक बार बताना। टोटल स्ट्रेचिंग मतलब दोनों स्प्रिंग में जो टोटल स्ट्रेचिंग आएगी वो किसके बराबर रहेगी, x1 plus x2 रहेगी कि नहीं। हेलो, हाँ सर। टोटल एक्सपांशन बेटा कितना रहेगा, x1 plus x2 रहेगा, हाँ सर। सेम रहेंगे। तो Fs, ये वाली स्प्रिंग में भी फोर्स वही है K1x, और दूसरे वाले में भी कितना है K2x, K1x1, और दूसरे वाले में कितना है K2x2। फोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब आप ये समझ लो कि K1x1 is equals to K2x2 here। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, हाँ sir. सर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। अगर मान लो हम एक और स्प्रिंग लगा देते तो K1x1 equals to K2x2 equals to K3x3 equals to K4x4, इस तरह से चीजें बढ़ते जाती, चलते जाती। ठीक है, समझा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ, और अगर हम इसको, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को एक ही सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें हम, कि भाई ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक सिंगल स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट है। तो एक सिंगल स्प्रिंग में अगर आप फोर्स लगा रहे हो, अप्लाइड फोर्स, तो जो स्प्रिंग फोर्स आएगा वो भी यही रहेगा। और मान लो इसमें जो टोटल स्ट्रेचिंग हुई है ये x के बराबर है। तो आपने इन दोनों स्प्रिंग को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर है, K इक्विवेलेंट के बराबर स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, समझा? हेलो, हाँ सर।
Now both the spring is replaced by single spring. Both the spring is replaced by single spring. दोनों स्प्रिंग को आपने एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया. जैसे आपने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना, रेजिस्टेंस का कि नहीं पढ़े, याद है? याद है सर अच्छे से. हाँ, रेजिस्टेंस का जैसे कॉम्बिनेशन पढ़े हो आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है यहाँ पे. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या नहीं बदल रहा है? फोर्स नहीं बदल रहा है. क्या बदल रहा है? स्ट्रेचिंग बदल रही है. अलग अलग स्प्रिंग पे एक्सपांशन या कंप्रेशन अलग अलग आ रहे हैं. हाँ, स्प्रिंग का नेचर बिल्कुल आइडेंटिकल है. स्प्रिंग कांस्टेंट एक जैसे हैं. मान लो K1 और K2 की वैल्यू बराबर है तो फिर X1 X2 बराबर रहेंगे, अदरवाइज नहीं. ठीक है, अगर सेम नेचर की स्प्रिंग लगाए हो आपने, K1 और K2 सेम है, तभी X1 और X2 सेम आएंगे. और भले वो सेम रहेंगे तो टोटल स्ट्रेचिंग मिलके 2x बनेगी. तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व कर दें अपन? सिंस x इज इक्वल्स टू, ये वाला भी किसके बराबर आएगा? k इक्विवेलेंट इनटू x लिखोगे तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 है, और x की वैल्यू यहां से निकाल के रख दोगे तो स्प्रिंग फोर्स अपॉन k इक्विवेलेंट, स्प्रिंग फोर्स अपॉन k1, स्प्रिंग फोर्स अपॉन k2. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो इसमें एफ एस वाले टर्म आपके हो गए कैंसिल आउट. सो देयरफॉर 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2. तो ये रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया यहाँ पे. इस तरह से निकालोगे रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट. कोई डाउट है तो बोलो अभी, है ना? स्प्रिंग को आप आइडियल स्प्रिंग जैसे कंसीडर करो, आइडियल स्प्रिंग. बस फर्क ये है कि इसमें कॉइलिंग होती है. आइडियल स्प्रिंग खिंचती नहीं है, स्प्रिंग खिंचती है. ये भी मासलेस होती है. ठीक है, अगर मासलेस स्प्रिंग है तो और सीरीज में आपने लगा दी तो सभी जगह पे फोर्स एक जैसा आएगा फिर. ठीक है, हेलो, अरे कुछ तो बोलो, समझ गए कि नहीं? यस सर. देखो आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन. Now this is page number 5. सेकंड आ गया इसमें अब पैरेलल कॉम्बिनेशन. देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एक स्प्रिंग लिए, ये दूसरी स्प्रिंग लिए, ठीक है. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है सपोज. अब आप इसको खींच रहे हो, स्ट्रेच किया आपने, ये अप्लाइड फोर्स आपने लगाया इस पे. ठीक है, अब दोनों स्प्रिंग पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेचिंग आ रही है. सेम स्ट्रेचिंग है कि अलग अलग स्ट्रेचिंग दिख रही दोनों पे? अलग अलग. अलग अलग स्ट्रेचिंग. अरे स्ट्रेच स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट आएगा ना? हाँ सेम है सर. हाँ, यहाँ से भी उतना ही आया ना, इसका भी स्ट्रेचिंग उतनी आई ना, ये भी उतनी सेम स्ट्रेचिंग आ रही है. लेकिन फोर्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी. फोर्स की वैल्यू कैसी आएगी? दोनों पे अलग अलग फोर्स की वैल्यू आएगी. स्ट्रेचिंग इज सेम, लेकिन फोर्स अगर हम इस स्प्रिंग पे फोर्स देखें तो इस पे आ जाएगा Fs1 और ये वाली स्प्रिंग पे फोर्स रहेगा Fs2. तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इज Fs1 प्लस Fs2 के इक्वल रहेगा. बराबर है, आया ना? अरे समझ गए कि नहीं? सर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना फोर्स?
हाँ, इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये वाला फार्मूला जाएगा K1x और ये वाला Fs2 दूसरे वाले स्प्रिंग में जाएगा K2x। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट या फिर स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन एक जैसा है लेकिन फोर्स अलग अलग है। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, अगर हम इसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दें कि हम ये मान ले भाई कि ये एक ही स्प्रिंग है और उस पे आपने फोर्स लगाया हुआ है, ये एक सिंगल स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट है और आपने ये इस पे अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ है यहाँ पे जिसके कारण इसमें स्ट्रेचिंग आई है। स्ट्रेचिंग इज सेम, ये x और ये आ गया यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स। अगर आपने दोनों को मिला के एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया, भाई हम दो स्प्रिंग नहीं मान रहे, हम एक ही स्प्रिंग मान ले रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और टोटल फोर्स Fs है, तो आप इसको किसके बराबर लिख दोगे? इट इज आल्सो इक्वल्स टू Fs। तो इक्वेशन बन गई आपकी K1x प्लस K2x and it is K equivalent into x. This implies that K equivalent will be K1 plus K2. तो ये रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अगर पैरेलल में आप स्प्रिंग को कनेक्ट कर रहे हो तो रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर लिख दोगे? K1 plus K2 सम बना देना। सर हाँ सर आपने जो सबसे नीचे वाला जो डायग्राम बनाया हाँ, सर उसमें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दो स्प्रिंग बना को मिला के अपन ने एक ही बना दिए, मान ले दो को हम एक ही मान ले रहे हैं। जैसे तुमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, यस सर। बस वैसे ही हो गया, हमने दो स्प्रिंग की जगह एक ही मान लिया। ठीक है, यस सर। स्ट्रेचिंग उतनी है, दोनों फोर्स मिलके ये Fs आ गया ना भाई, दोनों को एक ही मान रहे हैं तो ये दो फोर्स मिलके एक बन रहा है। अप्लाइड फोर्स भी उतना ही है, स्ट्रेचिंग भी उतना ही है। दो स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कितना मान लिया आपने? K इक्विवेलेंट मान लिया। ठीक है, यस सर। अभी समझ गए कि नहीं, कि डाउट है कुछ? नो सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ओके सर। हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं अपन ना। ठीक है, ले लिए ना, स्क्रीनशॉट ले लिए? पेज नंबर Yes, 6। sir. अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये है, फाइंड ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, एंड सिचुएशन ये दी है, ये दो स्प्रिंग हैं, फिर उसके साथ एक और स्प्रिंग और फिर ये ब्लॉक आपने अटैच किए। ब्लॉक का मास है K1 K2 K3, K3 is 3K, it is 2K और ये वाली वैल्यू A है। ठीक है, ये SHM होगा कि नहीं होगा? अगर ये ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो ये SHM होगा कि नहीं होगा? हेलो, होगा सर। होगा ना, क्योंकि बेटा आपने ये जो तीनों स्प्रिंग लगी हैं उसको एक सिंगल स्प्रिंग मान सकते हो, एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये दो कैसे कनेक्टेड हैं यहाँ पे? पैरेलल। पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए जो सॉल्यूशन होता है वो करो पहले। फ्री क्या आ जाएगा सर? हाँ, तो इसको मिला के एक सिंगल स्प्रिंग बन गई पहले Kp, पैरेलल में ऐड कर देते K1 प्लस K2, K प्लस 2K, मतलब कितना हो गया 3K। और फिर अब ये एक और स्प्रिंग बच रही है, इट इज K3, ये भी 3K है और फिर ये ब्लॉक है यहाँ पे, है ना। अब कौन सा बन गया ये कॉम्बिनेशन? सीरीज। अब ये बन गया सीरीज आपका, बराबर है। तो पहले 3/2 आएगा सर। क्या? 3/2। 3/2, यस। अभी सीरीज आ गया तो सीरीज में अब मिला के आपने एक
सिंगल स्प्रिंग आ गई अब ये, और ये एक ब्लॉक यहाँ पे है, एंड नाउ इट इज के इक्विवेलेंट। तो अब ये मिला के ये वाली स्प्रिंग आ गई। तो अब ये दो सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या फार्मूला पड़े हमने सीरीज के लिए? 1/K1 हाँ, 1/K इक्विवेलेंट 1/K3 प्लस 1/KP, मानो मैंने इसको KP लिख दिया। सो इट इज 1/3K प्लस 1/3K 2/3K। सो K इक्विवेलेंट विल बी, K इक्विवेलेंट मतलब हो जाएगा 3K/2 आ गया। ठीक है, तो जो आंसर आएगा ओमेगा का, इट इज √K इक्विवेलेंट अपॉन m। ये हो गया बेटा इसका आंसर, K इक्विवेलेंट अपॉन m। और K इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया, K इक्विवेलेंट कितना है? 3K/2 है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आंसर फाइनली यू हैव द आंसर 3K/2m √3K/2m। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, ये हो गया, ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए कि नहीं? इजी, हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले ले इस पेज का। ले लिया? हो गया। पेज नंबर 7 पे देखो, पेज नंबर 7 पे अगला क्वेश्चन ये है, ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये एक ब्लॉक है, इसका मास है m। तो अभी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? √K/m। अब क्या कर रहे हैं, इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट and connected in parallel, मतलब स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में काट दिए और फिर पैरेलल कनेक्ट कर दिए, और फिर ये ब्लॉक आपने ले लिए m। तो अब जो नया फ्रीक्वेंसी बनेगी ये कितनी बनेगी? क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अगर दो इक्वल पार्ट में काट रहे हो तो ये K1 है, ये K2 है, सिंस K1 इज इक्वल टू K2, और ये किसके बराबर आएगा? अगर दो इक्वल पार्ट में काटे आपने तो ओके। KL इज इक्वल टू K1L1, K1 इंटू L/2 बराबर है। हेलो, तो K1 किसके बराबर आ गया? 2K। सिमिलरली K2 भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख दिया K1 K2? बताओ जरा। K1 इक्वल टू K2, हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड किया सर। इक्वल पार्ट में तोड़े इसलिए बराबर रह गया, और 2K आ गया, तो ये भी आ गया 2K और ये भी हो गया 2K। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल। पैरेलल। तो K इक्विवेलेंट इज 2K प्लस 2K, इट इज 4K। So what is omega dash? Omega dash is √K equivalent upon m. It is 4K upon m, 2 times √K/m। K/m पुरानी वाली ओमेगा है, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, समझ गया? यस सर। SHM की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई यहाँ पे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया? यस सर। देन पेज नंबर 8 पे आते हैं अपन। देखो पेज नंबर 8 पे
ठीक, देखो पेज नंबर 8 पे। हाँ, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस टाइप से ही है। ये एक ब्लॉक है यहाँ पे, सरफेस इज स्मूथ है ना, एक स्प्रिंग ये लगी है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है, दूसरी स्प्रिंग ये लगी है। ये किस टाइप का कॉम्बिनेशन है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालोगे, किस टाइप का कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज या पैरेलल? पैर सीरीज। हाँ सीरीज। हाँ, सीरीज है या पैरेलल, थोड़ा सोचो। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में फोर्स सेम रहता है, और पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट या कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग सेम होती है। ठीक है, अगर मैं ये वाले ब्लॉक को थोड़ा सा इधर खिसका दूं यहां से, जैसे मान लो मैं ये वाले ब्लॉक को यहां तक खिसका के लेके आता हूं, तो ये वाली स्प्रिंग इतना एक्सपांड करेगी, बराबर है, यस सर। और ये वाली स्प्रिंग इतना ही कंप्रेस करेगी यहां से, तो यहां तक आ गई। तो कंप्रेशन और एक्सपांशन सेम सेम आ रहा है। अगर हम फोर्स की बात कर लें, तो ये पहली वाली स्प्रिंग, इसको इधर धकेलोगे तो ये वाली स्प्रिंग इस पे बॉक्स पे इस साइड पे फोर्स लगेगा, ये दिस इज F1, और ये वाली स्प्रिंग क्योंकि कंप्रेस हो रही तो ये भी इसी साइड पे फोर्स लगाएगी, इट इज F2। तो जो टोटल फोर्स आ जाएगा F नेट इज F1 प्लस F2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, K1x प्लस K2x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे है और फोर्स लेफ्ट साइड पे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस का साइन लगा सकते हो। माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू x इज इक्वल्स टू नेट फोर्स, दिस इज आल्सो द कंडीशन ऑफ SHM, मास इंटू एक्सीलरेशन K1 प्लस K2 इंटू x। So acceleration will be minus of K1 plus K2 upon m into x equals to minus omega square x, and what is omega here, K1 plus K2 upon m। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, और इट इज इक्विवेलेंट टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, K1 प्लस K2, सीधा सीधा लिख सकते थे K इक्विवेलेंट अपॉन m। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझ गए। वो नेगेटिव साइन उल्टा जा रहा है, नेगेटिव साइड में जा रहा है, इसलिए लिखे ना। फोर्स अपोजिट जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में, फोर्स के डायरेक्शन में एक अपोजिट है। ठीक है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में दोनों के लिए, दोनों स्प्रिंग के लिए। क्लियर हो गया। तो ये यस सर। कंडीशन किसकी, SHM की। तो ये दिख रहा तुमको सीरीज है, पर है कैसा, ये पैरेलल, बराबर है। अच्छा, एक काम कर सकते हो इसको, ये इधर के पोर्शन को यहां से हटा के तुम ऐसा कर सकते हो कि इधर पलट के लगा सकते हो क्या, उसके ऊपर रख सकते सर। इसके ऊपर, ये इसको उठाओ और इसके ऊपर रख दो, बराबर है। यस सर। बात तो वही हुई ना, डायग्राम तो वही आएगा, क्या फर्क पड़ता है। एक ये वाले पोर्शन को यहाँ से उठाओ ऐसा, और इसके ऊपर ले आके रख दो, तो दोनों स्प्रिंग कैसी हो गई, सीधे सीधे दिख रही, पैरेलल दिख रही। पैरेलल। ऐसा नहीं दिख, आपको क्या करना है, आपको जज ये करना है कि कंप्रेशन या एक्सपेंशन बराबर अगर हो रहा है तो पैरेलल टाइप का बनेगा, और अगर स्ट्रेचिंग अलग अलग आ रही है, फोर्स एक जैसे लग रहे हैं, तो वो सीरीज टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए मैंने इस तरह की एक प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, ले लिए क्या। पेज नंबर 9 अब। एक और रिड्यूस मास प्रॉब्लम किस तरह से होती है। पेज नंबर 9, रिड्यूस मास प्रॉब्लम। अभी हम एक स्प्रिंग के एक एंड को फिक्स करके रख रहे थे और एक ही एंड पे
आप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर रहे थे। रिड्यूस्ड मास प्रॉब्लम, ठीक है। इसको कैसे करना है? सिचुएशन इस तरह की है, मान ले यहाँ पे एक ब्लॉक ये है, इसका डेरिवेशन थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, बट मैं यहाँ पे एक इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको, मेथड बता देता हूँ। ये दूसरा ब्लॉक है, इसका मास है m2, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर इनको कंप्रेस या एक्सपांड करके छोड़ दिया जाए तो क्या होंगे? इनमें ऑसिलेशन होंगे, ठीक है। इनमें ऑसिलेशन होंगे, मे बी एम्पलीट्यूड विल बी डिफरेंट, बट ये सपोज ये इसकी मीन पोजीशन, ये इसकी मीन पोजीशन है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, क्योंकि सिस्टम एक ही है। एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं इनके, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मे बी डिफरेंट, A1 A2, डिस्प्लेसमेंट मे बी डिफरेंट दोनों के, x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। हाँ, लेकिन इसमें आप ये देख सकते हो कि m1 इंटू डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू m2 इंटू डेल्टा x2, या m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बाकी चीजें ये लगा सकते हैं अपन। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ये एक काफी टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में पूरा। मैं वो डाउट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा, ये सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट से लेके, है ना। तो यहाँ पे मैं अभी उस पे नहीं जा रहा हूँ, डाउट क्लास में आज मैं शाम को डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है जी। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है इस तरह की, तो आप इसको क्या कर लो, रिड्यूस मास प्रॉब्लम से रिप्लेस कर दो इसको। तो ये एक दोनों ब्लॉक को मिलाकर एक सिंगल ब्लॉक मान लो, इस सिंगल ब्लॉक को आप बोलते हैं रिड्यूस मास। और जो एक एंड बचता है यहाँ पे ये इनफाइनाइट मास आप कंसीडर कर लोगे। अगर इनफाइनाइट मास हो गया एक तरफ, तो ये वाला जो एंड है ये कैसा हो जाएगा आपका, फिक्स्ड एंड हो गया। मतलब अब ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन के अबाउट में। एम्पलीट्यूड दोनों का कंबाइंड करके मैंने ए लिख दिया है यहाँ पे, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय अंडर रूट के इज स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय म्यू। एंड व्हाट इज दिस रिड्यूस मास? रिड्यूस मास इज m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये डायरेक्ट आपको इस तरह से कर देना है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दोनों के ऑसिलेशन की सेम है, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के अपॉन म्यू के बराबर है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास से का जो डिस्कशन है, इसका जो मोशन, ये हम शाम की क्लास में डाउट में मैं डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, ठीक है। बट कैलकुलेशन आपको इस तरह से कर देंगे हैं, रिड्यूस मास इमेजिंग करके, ठीक है। सो इट इज क्या बेटा? सर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए एडिशन है कि दोनों का? हाँ, एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगा, एडिशन नहीं है कुछ। एम्पलीट्यूड ये जो बोल रहा है, तो ये वाला जो रिजल्टेंट बनाया अपन ने, यस सर। हाँ, ये एडिशन में आएगा। तो ये सब हम शाम को डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला, ठीक है, कि ये कैसे आ रहा है। और ये इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन है एक्चुअल में। अगर हम उसको दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन हो जाता है, बट ये ट्रिक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता दिया, रिड्यूस मास प्रॉब्लम से कैसे डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है। 2 मिनट 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको आंसर निकालने पे। लेकिन अगर इसका जो पूरा मेथड पे जाओगे आप, तो फिर कहानी काफी लंबी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए सीधे सीधे याद रखो, ऐसे समझ गए सर? हाँ बोलो। दोनों बॉक्स के मार्क्स अलग अलग है ना? हाँ, दोनों बॉक्स के मास अलग अलग है। इक्वल अगर रहेंगे तो m/2 हो जाएगा ना। मेथड यही रहेगी, आप मास कैसे दिए उनकी वैल्यू पुट करके आपको निकालना, मेथड ये रहेगी अब आपकी, ठीक है। समझ गए? मेथड यही रहेगी। सर अगर मास अलग है तो फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा? क्या बेटा? मास अलग है तो फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा दोनों की? सिस्टम तो एक ही है ना, फोर्सेस तो सेम लगेंगे ना, यहाँ पे फोर्सेस सेम लगेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएंगे, फोर्सेस इक्वल बनेंगे ना यहाँ पे। सिस्टम तो एक ही है, ये कंबाइंड सिस्टम है, दोनों मास। एक स्प्रिंग से ये वाला ब्लॉक कनेक्टेड, उसी स्प्रिंग से ये वाला ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी,
क्लियर हो गया? ओके सर। ओके, एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, एक ही सिस्टम है। ठीक है? हेलो, हाँ सर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर फ्रीक्वेंसी कैसे, स्प्रिंग कांस्टेंट तो ठीक है, यहाँ पे k और ये m1, फिर यहाँ k, यहाँ पे m2, नहीं, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि कंबाइंड ऑसिलेशन हो रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? यस सर। हमने अलग से डिस्कस किया। अलग अलग फ्रीक्वेंसी कब आती, अगर ये वाले एंड को तुम फिक्स कर देते और ये वाला मास आप ऑसिलेट करते तो, और फिर इसको फिक्स कर देते और ये अकेला ऑसिलेट होता तो फिर अलग अलग फ्रीक्वेंसी बनती, लेकिन यहाँ कंबाइंडली ऑसिलेट हो रहा है दोनों। ठीक है? क्या बेटा? अरे आवाज नहीं आ रही तेरी बराबर। डायरेक्शन कौन साइड रहेगा दोनों का? डायरेक्शन ऐसा देख, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा अपनी जगह पे, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा यहाँ पे। ठीक है? हेलो, सर जगह पे रहेंगे एक ही डायरेक्शन पे? ओके सर। नहीं नहीं, एक ही डायरेक्शन पे जाएंगे। तुम इसको ऐसा खींचोगे ना, या तो एक ही तरफ आएंगे, फिर बाहर जाएंगे तो दोनों साथ में बाहर जाएंगे, दोनों साथ में अंदर आएंगे। ठीक है? एक ही तरफ नहीं जाएंगे। ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। चलिए, नेक्स्ट है फिर कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 SHM, पेज नंबर 10। combination of 2 SHM of same frequency, ठीक है, फर्स्ट along same straight line। मान लो एक पार्टिकल पे एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, दूसरा है x2 इज इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंट। मान लो ये मीन पोजीशन है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है ना, और इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहा है सेम टाइम पे, और दोनों के कारण SHM हो सकता है ना। ये इसमें जो फोर्स है F1 है और इसमें जो फोर्स है वो F2 है। अगर इस पार्टिकल पे सिर्फ F1 लगे, सिर्फ F1, तो ये आएगी कंडीशन, सिर्फ F2 लगेगा तो ये कंडीशन है, और अगर साथ में लगने लगा तो रिजल्टेंट मोशन क्या होगा, बात ये है। अगर सिर्फ F1 लग रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, सिर्फ F2 लग रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, उसी टाइम एनी टाइम t के लिए हमने लिखा है। लेकिन अगर उसी टाइम पे ये दोनों फोर्स एक साथ लगने लगे पार्टिकल पे, if F1 and F2 are act simultaneously, if F1 and F2 are act simultaneously, ठीक है, देन रिजल्टेंट मोशन क्या होगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा इसको वेक्टर सम आपको करना x1 प्लस x2 वेक्टर, और रिजल्टेंट मोशन भी बेटा SHM होता है। दो सिंपल हार्मोनिक फोर्स सेम स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट मोशन भी SHM ही होता है। ठीक है? हाँ, लेकिन अब इसका एम्पलीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना, ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, वेक्टर मेथड। यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिया आपने, और ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मतलब कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और अगर इधर बढ़ते ये वाले कोऑर्डिनेट पे आते हो आप, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, है ना। तो साइन ओमेगा टी की तरफ एम्पलीट्यूड A1 है, तो ये वाला एम्पलीट्यूड आ गया आपका A1। यहाँ पे फाई है तो फाई कुछ भी एंगल हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला एंगल आपका फाई ले लिया। अगर 90 डिग्री है तो ये यहाँ पे जाएगा, 90 डिग्री से कम है तो यहाँ पे रहेगा, 90 डिग्री से ज्यादा तो ये A2 इधर आ जाएगा। तो अब इससे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये एंगल। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1
A2 इंटू कॉस फाई, और जो डेल्टा आएगा tan डेल्टा विल बी गिवन बाय A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई, और जो रिजल्टेंट मोशन है SHM में, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी A sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो अगर दोनों फोर्स उस पार्टिकल पे साइमल्टेनियसली लगने लगे तो जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी SHM होता है, ठीक है। रिजल्टेंट मोशन इज आल्सो SHM, और उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप इस फार्मूले से देते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये कोई डाउट है इस पे क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? सर और एक बार नो condition सर। अपन क्या फाइंड कर रहे हैं? अरे एक पार्टिकल है मान ले P, हाँ, उस पे हाँ, अगर सिर्फ F1 फोर्स लगे तो F1 फोर्स के लिए ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, F2 फोर्स के लिए ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन उसी टाइम के लिए, बराबर है। सर अपने सपोज किए कि ये दो चीजें, हाँ, दो चीजें एक ही पार्टिकल पे अगर अलग अलग लग रहे हैं तो ये आएंगे SHM, मतलब ये दोनों, देख हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHM या सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM। आप कॉम्बिनेशन वर्ड भी यूज कर लो और सुपरपोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, सुपरपोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो, कॉम्बिनेशन भी और सुपरपोजिशन। तो एक पार्टिकल पे अगर एक फोर्स के कारण ये SHM आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दूसरे फोर्स के कारण ये है, लेकिन अगर उसी पार्टिकल पे दोनों फोर्स इकट्ठे लगने लगे तो क्या होगा, बात समझ गए? हाँ सर, हाँ, तो दोनों फोर्स अगर इकट्ठे लगने लगे, इंडिविजुअल दोनों SHM प्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों भी अगर इकट्ठे लगने लगे एक ही लाइन पे, तो भी रिजल्टेंट क्या आएगा, SHM आएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ सर, तो भी रिजल्टेंट SHM ही आएगा, और रिजल्टेंट SHM ठीक है, समझ गया ये। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आपको वेक्टर मेथड यूज करना है। तो एक एक्सिस पे मान लो sin ओमेगा t ले लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस पे sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, क्योंकि एंगल पाई बाई 2 का लेके चलते हैं। तो अगर यहाँ पे ये वाले एक्सिस पे sin ओमेगा t लिया आपने, तो ये मेथड है, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं, मैंने सिखाया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला ये है, किस तरह से निकाले, तो वो एक मेथड मैंने बता दिया कि आप ऐसा निकाल लो, समझा? हाँ सर, हाँ, सर, ये मेथड है, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ये मेथड है, वेक्टर मेथड जो हमने पढ़े वही मेथड है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रिजल्टेंट मोशन बनेगा दोनों के एडिशन से, वो भी SHM बनेगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये रहेगा। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, तो ये मेथड है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने की, ठीक है। हाँ सर इसको यूसीएम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या बेटा? यूसीएम में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अभी आएगा ना, अभी ये तो सेम डायरेक्शन पे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा तो अलग केस बनेंगे, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ना? हाँ, A sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब ये वाला एंगल, ये रिजल्टेंट जो बना है, ठीक है, ओके सर। ठीक है। हेलो, समझ गया? हाँ सर। हाँ, अभी दो क्वेश्चन अपन करते हैं इस पे, फटाफट देखते हैं दो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिया? ले लिया क्या? अच्छा, दो से ज्यादा भी होंगे तो भी यही मेथड करना, जैसे वेक्टर मेथड में हमने दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा यहाँ पे। पेज नंबर 11 दो एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो, एक है x1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम ही लेना है, फ्रीक्वेंसी अलग वाला सिलेबस में नहीं है अपना, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत भयंकर हो जाएगा नहीं तो।
इसलिए सेम फ्रीक्वेंसी के एसएचएम को ऐड करना। ये हो गया 3 सेंटीमीटर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इट इज x1 प्लस x2 का वेक्टर, इट इज a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब आप इसको कैसे निकाल देते हो, देखो इधर पे क्या ले लो, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, साइन ओमेगा, ये रेफरेंस लाइन बना दी अपन ने, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। 90 डिग्री से और बढ़ गए तो इधर पहुंच गया अपना। तो साइन की तरफ में ये एम्पलीट्यूड आ गया, a1 इज 4 सेंटीमीटर, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है, तो ये बन गया तुम्हारा a2 3 सेंटीमीटर, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां से निकल गया इसका, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये 2 कट गया, प्लस 12, टोटल कितना हो गया, 37। हाँ ठीक है, डेल्टा निकाल लो यहां से, tan डेल्टा a2 मतलब 3 sin 60, 4 प्लस 3 cos 60। डेल्टा की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर दो, a की ये वैल्यू आ गई, ये रिजल्टेंट एसएचएम बन गया यहाँ पे, है ना। अब एक और क्वेश्चन ऐसा ले लूं मैं यहाँ पे, एक और एग्जांपल ये है, if x1 is equals to 4 सेंटीमीटर sin ओमेगा t, x2 is equals to 3 सेंटीमीटर cos ओमेगा t। अब एक साइन का और एक कॉस का है, तो कैसे करोगे, या तो साइन साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तब सॉल्व होगा। या तो साइन साइन में कन्वर्ट करो या कॉस कॉस में। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए इधर पे बन जाएगा साइन ओमेगा टी ले लो, यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ये होता है कॉस ओमेगा टी। तो एक एम्पलीट्यूड किधर पे आ गया, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर जो साइन के डायरेक्शन पे, और दूसरा कॉस के डायरेक्शन वाला कितना हो गया, a2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये हो जाएगा डेल्टा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बहुत आसान हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड tan डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 3/4, this implies delta is equals to 37 degree. So resultant will be 5 centimeter sin omega t plus 37 degree, ये resultant displacement है। ठीक है, समझ गए, समझ गए, शॉर्ट लो, 5-10 मिनट थोड़ा आगे खींचेगी क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कंप्लीट कर लेगा। छोटा सा क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा इफ एंड बट नहीं होते। लोग शांत करोगे, ठीक है, पेज नंबर 12 हो गया सर क्या, सर अभी जो आपने ग्राफ बनाए थे, मतलब उसमें अपन ए एम्पलीट्यूड मार्क कर रहे थे और एक्सिस को नाम साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसा क्यों दे रहे थे? वो बेटा सॉल्व करने की और कुछ तरीका नहीं, तुम जैसा करना वैसा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में साइन और कॉस के आ रहे हैं, तो ऐड कैसे करोगे उनको, एम्पलीट्यूड को ऐड तो वेक्टर मेथड से कर रहे हैं। तो एक एक्सिस को साइन, उसके परपेंडिकुलर गए साइन ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, फिर और गए परपेंडिकुलर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, नाम कुछ भी दे सकते हैं एक्सिस को, कुछ भी दे सकते, कॉस ले ले, फिर कॉस ले रहे तो कॉस कॉस चलते चलो, नहीं सिंपल एक्स वाई भी रख सकते ना। नहीं एक्स वाई सिंपल अगर रख रहे हो, एक्स वाई में दिक्कत ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो एक एक्स ले लिए एक वाई ले लिए, तो फिर गड़बड़ नहीं होगी तुमसे। हाँ सर, सर लेकिन वो जो एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए नहीं कर सकते एक्स वाई? कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फंक्शन साइन और कॉस के हैं, उसके साथ में एम्पलीट्यूड के साथ में, ठीक है, इसलिए साइन के फॉर्म पे लिखो ज्यादा बढ़िया, या कॉस के फॉर्म पे लिखो, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी
कॉम्बिनेशन या सुपरपोजिशन ऑफ टू SHM ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। अब इसमें दूसरा केस आ रहा है अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐड होते हैं, मान लो ये पार्टिकल, अब इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक मान लो इस साइड पे है F1, एक मान लो इस साइड पे है F2। तो एक फोर्स हो गया यहाँ पर, इसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। समझ गए बात को कि नहीं? सो देयरफॉर resultant motion of particle is, ये डिपेंड करेगा, रिजल्टेंट मोशन जो होगा ना पार्टिकल का, अब SHM नहीं होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग गया तो भाई वो कहीं पे भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, गोल गोल घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक ही डायरेक्शन में थे इसलिए SHM हो रहा था, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था। यहाँ पे अब टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा, है ना, कुछ और अलग टाइप का मोशन होगा। अगर टू SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगे एक ही पार्टिकल पे, या ऐसा फोर्स जो अलग अलग, सिर्फ ये अकेला लगेगा तो ये वाले डायरेक्शन में SHM करेगा, सिर्फ ये वाला लगेगा तो ये वाले डायरेक्शन में SHM करेगा। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे लगने लगे परपेंडिकुलरली तो फिर क्या होगा? तो अब ये डिपेंड करेगा फेस में कि जो रिजल्टेंट मोशन है वो कैसा आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे इफ पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये फेस डिफरेंस 0 है तो फिर y इज इक्वल्स टू किसके बराबर है यहाँ पे, a2 sin ओमेगा t, x इज इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t। सो y अपॉन x अगर मैं कर दूं तो इट इज a2 अपॉन a1। सो y इक्वल्स टू a2 अपॉन a1 इंटू x, मतलब mx। रिजल्टेंट मोशन कैसा आ गया? सो देयरफॉर रिजल्टेंट मोशन इज स्ट्रेट लाइन। रिजल्टेंट मोशन बेटा स्ट्रेट लाइन आ गया, और इसकी स्लोप कैसी आ गई? यहाँ पे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये रिजल्टेंट मोशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर? a2 अपॉन a1 के बराबर। समझ गए ना? तो फेस डिफरेंस अगर 0 है तो पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन में चलेगा, और जो रिजल्टेंट मोशन है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे इस तरह से चलेगा या इधर आएगा, टू एंड फ्रो नहीं होगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में किधर भी चलता जाएगा, या तो इधर चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा। समझ गए? डिपेंड करेगा कि इनिशियली कैसे ऐड हुआ था। समझ गया बेटा कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब लौट के नहीं आएगा, टू एंड फ्रो नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा पार्टिकल। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक अकेला फोर्स लग रहा था F1 अकेला, तो x डायरेक्शन में मान लो ऑसिलेट कर रहा था ऐसे, y अकेला लग रहा था तो ये वाले डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा था। दोनों इकट्ठे लगने लगे, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भागने लगा। ठीक है, समझ गए? सर जैसे अगर इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस 5/1 और x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 रहता, तो 5/1 माइनस 5/2 0 रहता, तब ये कंडीशन आती। हाँ, तब 0 तब आता 5/1 माइनस 5/2 आती। ठीक है, ओके सर। ओके। अभी ये फेस स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक और ले रहे हैं हम अभी, फेस डिफरेंस बदलता हूं मैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए? अगर फेस डिफरेंस पाई का रहे, अगर फेस डिफरेंस पाई का रहे तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओमेगा टी प्लस पाई, कितना बचेगा ये? अब रिजल्टेंट मोशन कैसा आएगा यहाँ पे? अगर फेस डिफरेंस पाई का आ गया तो माइनस a1 साइन ओमेगा टी, साइन थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा होता है। तो y अपॉन x इज माइनस a2 अपॉन a1, y इक्वल्स टू माइनस a2 अपॉन a1 इंटू x। ये भी स्ट्रेट लाइन है रिजल्टेंट मोशन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, है ना। तो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे? माइनस a2 अपॉन a1। पार्टिकल कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन पे चलेगा यहाँ पर भी। सो रिजल्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल इज अगेन स्ट्रेट लाइन। रिजल्टेंट मोशन इज अगेन स्ट्रेट लाइन, फिर से स्ट्रेट लाइन है ये वाला मोशन भी। समझा?
सर ये जो फाइव है वो मतलब डिफरेंस है तो डिफरेंट के फाइव का। हाँ, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है ये, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, ठीक है। मतलब ओके, 5 2 माइनस 5 1 ना। हाँ, फाइव टू माइनस 5 1 नहीं, ओमेगा टी प्लस 5 और सिर्फ ओमेगा टी के बीच का डिफरेंस है। फेज किसको बोलते हैं अपन? ये पूरा फेज होता है ना, ये पूरा फेज है इतना, और ये यहाँ पे ये पूरा फेज है इसका, ये पूरा 5 1 और ये वाला इसका मान लो 5 2, तो फेज डिफरेंस 5 मतलब आप ऐसा ले लो 5 1 माइनस 5 2, ठीक है। ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। अभी ये तो हो गया, अब अगर फेज डिफरेंस 5/2 लेते हैं तो क्या बनेगा, किस टाइप का मोशन होगा, लास्ट केस इसका। इसमें न्यूमेरिकल ऐसे नहीं होते, बस यही रहता है कि रिजल्टेंट मोशन किस टाइप का होगा, न्यूमेरिकल डेटा वाले नहीं रहते, यही क्वेश्चन मान लो आप इनके। अगले पेज पे आ रहा है, पेज नंबर 13 पे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। सर अगर दोनों किसी एंगल पे लगे तो? वही तो आ रहा है ना, अभी मैं वही बता रहा हूँ, पाई पे हो गया, जीरो पे हो गया, कुछ एंगल पे आएगा तो बेटा अलग टाइप का मोशन बनेगा। तो हम सिर्फ स्पेशल केस देख रहे हैं यहाँ पे इसका। कुछ एंगल पे बनेगा तो फिर इलिप्टिकल पाथ बनेगा, बट परफेक्ट कुछ उसके कोऑर्डिनेट अलग अलग आएंगे, हम उस पे नहीं जा रहे। मैं अभी एक पाई/2 वाला केस बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। सर दोनों में तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ही दे रहा है ना। नहीं, एक तो जीरो में भी स्ट्रेट लाइन पे गया, पाई पे भी स्ट्रेट लाइन पे गया, अब कुछ और एंगल पे आता है तो क्या बनेगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो फिर इलिप्टिकल पाथ होता है, कुछ और एंगल पे अगर लगेगा तो इलिप्टिकल पाथ होता है। पेज नंबर 13 यहाँ पे। सो इट इज π1 माइनस π2। अगर ये π/2 का है तो y इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 मतलब a2 cos ओमेगा टी। पेज नंबर हो गया 14 और x की वैल्यू कितनी आ गई, a1 साइन ओमेगा टी। बेटा कुछ और एंगल लोगे तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पूरे साइन को एक्सपांड करना पड़ेगा, मैं अब उस पे नहीं जा रहा हूँ, एससीबी में दिया हुआ एक बार देख लेना, ठीक है। बट इलिप्टिकल पाथ बनता है। अब इसको सॉल्व कर देना, y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। तो y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर ओमेगा टी, और इधर से हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वैल्यू आ गई 1। कौन सा पाथ आ गया ये, किस टाइप का पाथ बना है बताओ जरा, इक्वल्स टू 1। इलेक्ट्रिकल। हाँ, पाथ ऑफ पार्टिकल इज इलिप्टिकल, पार्टिकल यहाँ पे अब इलिप्स में चलेगा, है ना, इलिप्टिकल पाथ होगा पार्टिकल का ये, है ना? तो पाथ इज इलिप्टिकल, और इलिप्टिकल पाथ का स्पेशल केस क्या होता है, सर्कल होता है। if a1 is equals to a2 equals to a, then path is circular। तो π/2 या कुछ और एंगल भी होता है, π/2 या कुछ और एंगल भी होता है, तो जो पाथ बनता है वो इलिप्टिकल पाथ बनता है। तो π/2 और अदर देन 0 और 180, π/2 के अलावा कुछ और एंगल भी हो, 0 और 180 ना हो, 0 और 180 में स्ट्रेट लाइन, बाकी एंगल के लिए क्या होता पाथ, इलिप्टिकल पाथ। एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये मैंने अदर एंगल में π/2 अकेले के लिए किया है, क्योंकि उसमें एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, हम उस डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, ठीक है। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? सर आपने अभी 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो कौन सा पाथ आएगा, स्ट्रेट लाइन। पाई डिग्री का फेज डिफरेंस है, पाई रेडियन का या 180 डिग्री का, तो भी पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। और बाकी किसी भी एंगल में पाथ कैसा आएगा, इलिप्टिकल। एंगल अगर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ, बाकी के लिए भी इलिप्स आएगा, लेकिन ये स्पेशल रिजल्ट है कि एंगल भी 90 डिग्री का हो फेज डिफरेंस का, और एम्पलीट्यूड भी सेम हो, तो सर्कुलर पाथ में पार्टिकल घूमेगा,
ठीक है, SHM नहीं करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और फिर हमने पढ़े थे कि सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमीटर क्या होता है, SHM होता है। तो वही तो है, सर्कुलर मोशंस को आपने ब्रेक किए थे x और y में, तो SHM मिला था। अगर आप उसी यहाँ पे उसी को आप ऐड कर दो तो कौन सा मोशन मिल जाएगा, सर्कुलर मोशन मिल जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे।